हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा भारतीय काव्य शास्त्र। मैंने पहले आपको आदिकाल की वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है, भक्ति काल की करवा दी है, रीति काल की करवा दी है। अब मैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र की वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आज से स्टार्ट करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। देखो भाई, भारतीय काव्य शास्त्र में आप सभी को पता है काव्य लक्षण होता है, काव्य हेतु होता है और काव्य प्रयोजन होता है। ठीक है भाई, क्या 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 होता है? काव्य लक्षण होता है, काव्य हेतु होता है और काव्य प्रयोजन होता है। ठीक है, लक्षण किसको कहते हैं? जो काव्य की परिभाषा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम लक्षण कहते हैं। और हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। और प्रयोजन यानी उद्देश्य, क्योंकि हम सभी है जो देखो उद्देश्य हमारा प्रयोजन क्या है? हमें पास होना, अच्छे से अच्छी परीक्षा देना, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाए किसी भी पोस्ट पर, ठीक है, एज टेट पीजीटी या कुछ भी हम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का हम हिंदी का जो पेपर दे रहे हैं उसमें हम क्या है? हम पास हो जाए, उस ये हमारा क्या है? एक प्रयोजन है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है? लक्षण परिभाषा को कहते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण होता है। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। ऐसे ही काव्य लक्षण यानी काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु, काव्य का कारण, काव्य प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य। ठीक है, देखो भाई, हमारे काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 संप्रदाय। हाँ भी, एक बात और, जो मैं आपको करवा रही हूँ ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है। ठीक है, ये मत सोचना मैडम भाई वैसे ही करवाने लग रही है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ। और मेरे नोट्स की एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको सीधे सीधे पेपर में देखने को मिलेगी। ये मेरी गारंटी है बिल्कुल। ठीक है, तो भाई देखते हैं। 6 संप्रदाय है हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में। पहला है रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथा ध्वनि संप्रदाय, पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय और छठा औचित्य संप्रदाय। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके प्रवर्तक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि जी है। अलंकार संप्रदाय के भामा है। रीति संप्रदाय के वामन है। ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक है। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र है। ठीक है, अब इनकी पुस्तक देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जो भरत मुनि हैं, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है भाई? नाट्य शास्त्र। और जो भामा है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, उनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। ठीक है, और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। और वामन जी की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है, आनंदवर्धन है, इनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। कुंतक की पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। और क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, आप सभी को पता है प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है, संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है और पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? क्षेमेंद्र जी है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। ऐसे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। और क्या ऐसे भी ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से भारतीय काव्य शास्त्र या के प्रवर्तक कौन नहीं है। ठीक है, ये दे देंगे, रस संप्रदाय दे देंगे, अलंकार रीति दे देंगे और एक साइड में इनके नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। नाट्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? भरत मुनि की है। काव्य अलंकार पुस्तक के प्रवर्तक कौन है? वामा है। ठीक है, ऐसे ही ध्वन्यालोक के पूछ लेंगे। ध्वन्यालोक किसकी पुस्तक है? तो आनंद वर्धन की पुस्तक है। तो आप सभी को ये 6 जो संप्रदाय हैं वो अच्छी प्रकार से याद करने हैं, इनके प्रवर्तकों को याद करना है और इनकी पुस्तकों को अच्छी प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है भाई, तो हम पहले क्या कर रहे हैं? काव्य लक्षण यानी काव्य की परिभाषाएं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको 6 संप्रदाय मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? काव्य की परिभाषाएं। ठीक है, काव्य लक्षण यानी काव्य की परिभाषा। ठीक है, देखो भाई, पहली परिभाषा है हमारी शब्दार्थों सहित तो काव्यम। किसकी परिभाषा? ये भामा की परिभाषा है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है शब्दार्थों सहित काव्यम किसकी परिभाषा है? तो भामा की है। ननु शब्दार्थो काव्यम, तो ये किसकी है? रुद्रट की है। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किसके? विश्वनाथ जी की है। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये किसकी है?
पंडित राज जगन्नाथ जी की। ठीक है, आगे है निर्दोष लक्षणवती चरित्र गुण विभूषिता सालंकार रसनी की वृत्ति व काव्य नाम भाग, ये किसकी है? मम्मट जी की है। ठीक है भाई, और ये जो मैंने आपको परिभाषाएं दे रखी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है, ठीक है, अब देखते हैं जो मैथ्यू आर्नल्ड है इनकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखी है और हिंदी में भी लिख रखी है जो पूछी जाती है। तो पहले पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, काव्य जीवन की क्या है? आलोचना है। क्या है भाई? मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा? काव्य जीवन की क्या है? आलोचना है। ठीक है, इसके बाद है वर्ड्सवर्थ, इन्होंने क्या कहा है? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफॉल्स ऑफ द पावरफुल बीइंग्स। कविता मूल भाव का सहज क्या है? उच्छलन है। क्या है भाई? कविता मूल भाव का सहज उच्छलन है। ये किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा है भाई। आगे है शुक्ल जी की परिभाषा देखते हैं, और ये काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, देखो भाई, शुक्ल जी की परिभाषा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी की क्या है? एक कविता क्या है कि निबंध है, और ये 45 पेज का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ही नोट्स में लिख रखा है भाई, कविता क्या है, ये निबंध है और किसका? शुक्ल जी का, और ये 45 पेज का है। ठीक है भाई, और उसी के अंदर ये लिखी गई है परिभाषा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है भाई, आगे हमारा काव्य हेतु यानी काव्य के कारण। ठीक है, काव्य के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? काव्य का पहला कारण है, काव्य का पहला कारण प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है भाई, राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। जो राजशेखर जी है, ठीक है, उन्होंने प्रतिभा जो है उसके 2 भेद किए हैं। ठीक है, और पेपर में आता है, स्टेट में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। कौन कौन सा? काव्यत्री और भावित्री। ठीक है, काव्यत्री और भावित्री। काव्यत्री किस में होती है? कवियों में होती है, और भावित्री किस में? भावकों में होती है। ठीक है, जो भाव को पहचानते हैं उसमें भावित्री होती है, और काव्यत्री कवियों में होती है। देखो भाई, प्रतिभा के 2 भेद किए गए हैं, और किसने किए हैं? राजशेखर जी ने किए हैं। कौन कौन से किए हैं? काव्यत्री, ठीक है, और भावित्री। ठीक है, काव्यत्री कवियों में होती है और भावित्री भावकों में होती है। आगे है काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य। ठीक है, अभी ये तो हमारे अनुसार इसको नहीं पढ़ रहे हम, मम्मट के अनुसार जो 6 प्रयोजन हैं उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, जो मम्मट है उसके अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। काव्य के 6 प्रयोजन हैं, यानी 6 उद्देश्य हैं। ठीक है, पहला है यश की प्राप्ति, दूसरा धन की प्राप्ति, अच्छे व्यवहार की प्राप्ति, अमंगल का नाश, शीघ्र आनंद की प्राप्ति, पत्नी के समान मधुर उपदेश। ठीक है भाई, आगे है रस संप्रदाय। ठीक है, क्या है भाई? रस संप्रदाय। रस संप्रदाय, रस क्या है? रस के अवयव क्या है? रस के प्रकार क्या है? रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण। ठीक है, ये क्या है? रस के संप्रदाय के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? रस के अवयव करते हैं। ठीक है, रस के अवयव। रस का जो सूत्र है ये भरतमुनि जी ने दिया है। क्या दिया है? विभावना, अनुभाव, व्यभिचारिणी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। ठीक है, ये काफी बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। ये सूत्र किसका है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। तो किसका है ये सूत्र? भरतमुनि जी का ये सूत्र है। ठीक है भाई, आगे है रस के अवयव। रस के कितने भाई? 4 अवयव है। कितने हैं? 4 है। एक है सताई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। संचारी भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो सताई भाव जो है उसकी संख्या भरतमुनि जी के अनुसार 8 है, और कुल क्या है भाई? 9 है। ठीक है, सॉरी भाई 11 है। क्या है? सॉरी 11 है, कुल 11 है, इसमें कट गया है नोट्स में, 11 है। आगे हैं रस के प्रकार। ठीक है, भरतमुनि ने 8 माने हैं, और कुल क्या है? 11 है। देखते हैं श्रृंगार रस, हास्य रस,
करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और उद्भुत है, सॉरी भाई, उद्भुत रस। ठीक है, अब देखो ये रस है, ठीक है। और रस श्रृंगार रस रति भाव होता है इसके अंदर, हास्य में हास होता है, करुण में शोक होता है, रौद्र में क्रोध होता है और वीर में उत्साह होता है, भयानक में भय होता है, विभत्स में जुगुप्सा होता है और उद्भुत में क्या होता है, विस्मय होता है। इसके बाद 9 और माने हैं। शांत रस, ठीक है, निर्वेद होता है इसका भाव, स्थायी भाव। वात्सल्य का वात्सल्य होता है, भक्ति का रति होता है, ठीक है, जो ईश्वर विषयक होती है। ठीक है भाई, आप सभी को ये अच्छी प्रकार से लर्न करनी है। जो भी हमारे रस के अवयव है या प्रकार है उसको अच्छी प्रकार से याद करना है आपको। आगे है, देखो भाई, रसों का राजा किसको कहा जाता है? जो श्रृंगार रस है उसको क्या कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और श्रृंगार के भेद होते हैं। जो श्रृंगार रस है उसके भेद है संयोग और वियोग। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, फिर जो वियोग है इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें पूर्व राग, मान, प्रवास और करण। ठीक है, और वियोग रस को ही विप्रलभ भी कहा जाता है। और इसी के 4 भेद होते हैं, पूर्व राग, मान और प्रवास और करुण। अगला है रस के अवयव। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम? रस के अवयव। देव ने 34वां क्या है? स्थायी भाव माना है छल को। ये काफी बार पूछा गया है, भाई देव ने कौन सा स्थायी भाव माना है? तो छल माना है। ठीक है, अब देखते हैं रस के अवयव। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव 33 है। ठीक है, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कितने हैं? 33 है। और देव ने 34वां माना है छल। ठीक है, विभाव कितने होते हैं? 2। अनुभाव 4 होते हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव 33 होते हैं। तो पहले देखते हैं हमारे विभाव। जो विभाव है, ठीक है, किस में आते हैं? रस के अवयव में आते हैं विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन होता है। ठीक है, जो आलंबन होता है ये तो व्यक्तिपरक होता है। ठीक है, आलंबन में क्या है? एक व्यक्ति होता है। उद्दीपन में जो बाहरी वातावरण है, जो हमारी चेष्टाएं है, जो हमारा स्थान है, वो उद्दीपन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आलंबन में आश्रय होता है और एक विषय होता है। आश्रय में जिसमें भाव जगे हो, ठीक है, और जिसके कारण भाव जगे हो, ठीक है, वो विषय होता है। और जिसमें भाव जगे वो आश्रय होता है। और विषय जिसके कारण भाव जगे हो वे विषयक होते हैं। आगे है भाई अपना फिर है अनुभाव। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। जो अनुभाव है वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है, सात्विक में जैसे पसीना आना, ठीक है, सात्विक भाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर ये आ गया भाई भर्तमुनि का विभाव अनुभाव। विचार इसमें उदास निष्पत्ति भर्तमुनि जी का है। ठीक है, रस निष्पत्ति है। ठीक है, रस निष्पत्ति जो है इसमें भट्टलोलट का है क्या? उत्पत्तिवाद है। ठीक है, भट्टलोलट ने कौन सा वाद दिया है? उत्पत्तिवाद। श्री शंकु ने अनुमतिवाद। और श्री शंकु के चित्र तुरंग न्याय भी अनुमतिवाद को ही कहा जाता है, जो श्री शंकु का है। ठीक है, भट्टनायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। और ये पेपर में पूछे जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। आप सभी को जो ये रस निष्पत्ति के व्याख्याकार है उनको अच्छी प्रकार से आपको याद करना है। और उन्होंने कौन कौन से वाद दिए हैं वो आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। मैं आप जो इम्पोर्टेंट है वो ही आपको करवा रही हूँ। ठीक है, बस मेरे एक नोट्स में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, वो आपको याद करना है। तो भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, श्री शंकु अनुमतिवाद या चित्र तुरंग न्याय भी अनुमतिवाद को ही कहा जाता है, श्री शंकु के वाद को। ठीक है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है या भोगवाद है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है,
अब देखो भैया, ये अनुकार, ये मूल पात्र मैंने लिख रखा है। अनुकर्ता होता है अनुकरण करने वाला, सहृदय और प्रभाता दर्शक, पाठक या श्रोता हो सकती है। पहला है भट्टनायक, भुक्तिवाद के व्यापार तत्व। देखो भाई, जो भट्टनायक है उसने भुक्तिवाद के व्यापार तत्व माने हैं, भुक्तिवाद के व्यापार माने हैं, प्रतिभा को माना है, भाव कतव को माना है और भोज कतव को माना है। ठीक है, पेपर में माना था भाई भट्टनायक ने भुक्तिवाद के कौन से व्यापार माने हैं, तो 3 माने हैं, प्रतिभा, भाव कतव और भोज कतव। ठीक है, अब देखो साधारणीकरण सिद्धांत किसने दिया है, भट्टनायक ने दिया है। देखिए जो भट्टनायक है इन्होंने ही साधारणीकरण सिद्धांत दिया है। ठीक है, साधारणीकरण सिद्धांत का क्या होता है, साधारण भाई जो साधारण है वो बनाने की क्रिया, जो कोई हमारा क्या है डिफिकल्ट चीज है उसको हम साधारण बना ले, उसको क्या कहते हैं, साधारणीकरण सिद्धांत कहा जाता है। भाई जो साधारण बनाने की प्रक्रिया उसको साधारणीकरण सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। देखो किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा, और ये पेपर में पूछा जाता है। जो साधारणीकरण है वो आलम्बन तव धर्म का होता है, किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखो साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। जो साधारणीकरण है वो कवि की अनुभूति का होता है, और ये किसने कहा है, ये नगेंद्र ने कहा है। ठीक है भाई, ये 2 परिभाषा है साधारणीकरण के बारे में। एक तो है पहली है साधारणीकरण आलम्बन तनव धर्म का होता है, ये किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। और दूसरी है साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, ये नगेंद्र ने कहा है। ठीक है भाई, आगे है, अब हम करेंगे अलंकार। अलंकार भी क्या है, जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो अलंकार है, इसके प्रवर्तक कौन थे, भामा। जो अलंकार संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, भामा है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, अलंकार करोति इति अलंकार। हाँ, अलंकार करोति इति अलंकार किसने कहा है, भामा जी ने ही कहा है। और केशव की देखो ये पंक्ति आपको पता है काफी बार पेपर में पूछी जाती है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सवर्ण सरस वृत्ति भूषण विरुन्न विराजती कविता वृता मित। ठीक है, कई बार तो इतनी लाइन पूछ ली जाती है और कई बार पूरा कंप्लीट का कंप्लीट ही पूछ ली जाती है लाइन। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। देखो भूषण है उसका अर्थ भी क्या होता है, अलंकार। कविता का, ठीक है चलो इसको तो रहने दो, आप ये लाइन ही अच्छी प्रकार से समझ लो। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। विनीता क्या होती है, एक लेडीज होती है। और कविता आपको पता, कविता और भूषण क्या होता है, अलंकार होता है। जो कविता के लिए भूषण एक अलंकार के जरिया है। ठीक है, अलंकार के रूप में प्रयोग होता है। और विनीता यानी लेडीज के लिए भूषण एक आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसको पहनने के बाद क्या है, अगर लेडीज है किसी आभूषण को पहनती हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। और उसी प्रकार जब कविता में अलंकार होता है तो कविता हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है। आगे है यमक अलंकार। ठीक है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए नर वा खाए बोराए। तो किसकी पंक्ति है, ये बिहारी की। और इसमें क्या है, यमक अलंकार। आपको पता है जब 2 शब्द समान हो, ठीक है, और उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। अब बेर आगे वे अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, एक बार बेर का मतलब फल बताया, दूसरी बार बेर का मतलब पहर बताया, तो इसमें क्या है, यमक अलंकार है। एक शब्द है 2 बार आया है और दोनों बार ही उसके अर्थ क्या है, अलग अलग आए हैं, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो रति रति सोया, रति रति शोभा सब रति शरीर के, ये भी क्या है, यमक अलंकार। ठीक है, अब देखो रति रति, ठीक है, एक रति शरीर हो गया, एक रति सौंदर्य हो गया, और इस रति का मतलब क्या हो गया, अप्सरा। ठीक है, तो यहाँ पे यमक अलंकार बनता है हमारा। आगे हमारा श्लेष अलंकार। देखो धीरे धीरे धूप की टप टप सर्दी का मौसम बनता है।
धीरे धीरे धूप की टप टप सर्दी का मौसम बनता है। ठीक है, देखो जहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाए, ठीक है, सॉरी, जहाँ भी रिपीटेड शब्द आ जाए वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लेकिन सर्दी का मौसम, इसमें क्या है, सलेस अलंकार। ठीक है, आगे है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमेय, उपमेय में जिसकी तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमा, जिससे तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। वाचक शब्द समानता बताने वाले, जैसे सा से सी जैसा। ठीक है, साधारण धर्म, गुण बताने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। और ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं 4। ठीक है, ये 4 होते हैं, एक उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है भाई, आगे है हमारा रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई। देखो भाई, ठीक है, तो तुलसीदास को रूपक का क्या कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। कालिदास को उपमा का बादशाह कहा जाता है। ये लाइन दोनों क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूपक का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है और उपमा का बादशाह कालिदास को कहा जाता है, याद रखना आप सभी। अगला है अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये क्या है, मानवीय अलंकार होता है इसमें। ठीक है, और इसमें तारा घट में क्या है, रूपक अलंकार है। उषा नागरी में भी जहाँ पे ये बीच में हाइफन आ जाता है अक्सर वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, जिसमें किसी चीज पे आरोप कर दिया जाए। अब देखो भाई, तीनों के मैंने उदाहरण ले रखे हैं यहाँ पे, रूपक, उपमा, रूपक और व्यतिरेक। देखो, रीना का मुख चांद सा सुंदर है। ठीक है, तो सा गया, तो क्या यहाँ पे उपमा अलंकार है। रूपक में रीना का मुख चांद है। ठीक है, ये क्या है, आरोप हो गया, इसमें रूपक है। व्यतिरेक, चांद रीना के मुख सा सुंदर है। ठीक है, तो उप में इसमें क्या आ गया, चांद आ गया, और उप में क्या हो, सॉरी, उप में चांद हो गया, उपमान क्या हो गया, मुख हो गया। ठीक है, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। अब देखो उपमा, सा सी से सम के समान, समानता, ये इसके क्या होते हैं भाई, हमारे साधारण धर्म में, सॉरी भाई, क्या होते हैं, कहाँ गया, वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, ये हमारे वाचक शब्द होते हैं। सा से सी से सम के समान, समानता। रूपक में आरोप रूपी शब्द होते हैं, उप में उपमान में आ जाते हैं। ठीक है, आरोप रूपी शब्द भी होता है और उप में उपमान भी होता है रूपक में। उत्प्रेक्षा में मानो की, ठीक है, मानो, जनो, जानो, ठीक है, जो, तो आदि, ये शब्द क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा में आते हैं। और अनुप्रास कौन सा होती है, तो सभी को आपको पता है, तृणी, तनुज, तट, तमाल। ठीक है, प्रतीप में क्या होता है, उप में उपमान होता है। उपमान, जो उप में है वो उपमान बन जाता है और जो उपमान है वो उप में बन जाता है। ये किस में होता है, प्रतीप में होता है, ये उल्टा हो जाता है भाई। देखो भाई, सलेस, सलेस का अर्थ क्या होता है, चिपकना। ठीक है, सलेस अलंकार, इसके भेद 2 होते हैं। ठीक है, सबंग और अभंग। ठीक है, सबंग क्या होता है, विरह का जल जात रे मन, विरह का जल जात। ठीक है, देखो सबंग में, देखो पहले सबंग देखते हैं। विरह का जल जात रे मन, विरह का जल जात। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग दे दिया, तो ये क्या हो गया, सबंग हो गया साथ में। ठीक है, जय का हो गया सुरमा, जल का हो गया कमल और शर्माना। ठीक है, जात, ये 3 प्रकार से हो गया। जल जात आपको सभी को पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे बना, काजल, एक बन गया काजल, काजल होता है सुरमा, जल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सॉरी, जल जात क्या हो गया, कमल, और लजात हो गया शर्माना। इसमें से 3 अर्थ क्या है, निकल गए। ये क्या है, सलेस अलंकार है, और कौन सा है, सबंग। आप सभी को पता है सलेस अलंकार का अर्थ क्या होता है, चिपकना, चिपका हुआ। ठीक है, अभंग, अभंग में देखो, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मानुष मानो चून। ठीक है, इसके भी 3 अर्थ हैं। ठीक है, मोती क्या होता है, चमक या क्रांति, मानुष क्या होता है, इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून क्या होता है, जल। ठीक है, तो ये क्या है, अभंग, यानी इसके कोई टुकड़े न हो सके, इसको तोड़ा नहीं गया है। सबंग में क्या है, इसको तोड़ा गया है, जो चिपका हुआ था अर्थ उसको तोड़ा गया है। आगे वक्रोक्ति, वक्रोक्ति क्या होती है, टेढ़ी उक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति के कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार है भाई ये। ठीक है,
सलेस, ठीक है, और काकू। सलेस वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, ठीक है। सलेस में देखो, गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम्ही एक इष्ट हो न गौ न ही अवसा न ही नलनी अश काहे कहो। अब देखो काकू में मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इसमें क्या है, काकू वक्रोक्ति है। सॉरी भाई, ये 2 बार हो गया, रिपीटेड आ गया। फिर आगे है विपत्सा, सॉरी विप्सा, विप्सा अलंकार। ये मैं आपको वैसे नहीं करवा रही, जो बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरह से करवाते हैं, जो ये इसके हमारा अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत जो आया हुआ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हमारे काव्य शास्त्र में है आपका दूसरा संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, जो बामा ने दिया था उसके अंतर्गत जो हमारे अलंकार चल रहे वो मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास अलग से होगी अलंकार पे, वो उसमें मैं आपको अच्छी तरह डिटेल से सारे अलंकार करवाऊंगी, ठीक है। आगे है भाई विप्सा अलंकार। आदर घृणा शोक अन्य भाव जिसमें प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो से अधिक बार हो किंतु अर्थ अलग अलग न आए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विप्सा अलंकार कहते हैं। देखो दोबारा से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आदर घृणा शोक, ठीक है, जिसमें आदर भी हो घृणा भी हो और शोक भी है। अन्य भाव, भाव जो और अन्य भाव है जिसे प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 से अधिक बार आए, ठीक है। प्रभावशाली रूप में भाई उस शब्द को प्रयुक्त करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति क्या है, ठीक है, 2 बार या उससे अधिक बार हो किंतु अर्थ क्या है उसका अलग अलग हो जाए। उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब देखो मधुर मधुर, ठीक है, पुनरावृत्ति होगी इसकी। अब क्या है, मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर आ गया, तो इसमें क्या हो गया, विप्सा अलंकार। प्रभावशाली रूप दिया है इसको शब्द को, ठीक है, तब विप्सा अलंकार हुआ है, नहीं तो पुनरुक्ति अलंकार भी हो सकता था अपना। आगे देखते हैं उपमा। अब देखो उपमा के भेद, उपमा के कितने हैं, 3 भेद है, ठीक है। एक है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, ठीक है। अब पूर्णोपमा में क्या है, उसका मुख चांद सा सुंदर है, क्या हो गया, पूर्ण होगी ये बात। लुप्तोपमा, उसका मुख चांद सा है, ठीक है, ये क्या हो गया, लुप्तोपमा होगी। और मालोपमा, उसके मुख का सौंदर्य चांद सा रोशन व सूरज सा तेज है, यह क्या होगी, मालोपमा होगी, ठीक है। आगे है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा आपको पता है, अभी मैंने बताया था, मानो मनो जानो जनो मनुहु, ठीक है, जहां भी ये होते हैं वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है हमारा। उदाहरण के लिए देखते हैं। मोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सेल पर आतप प्रयो प्रभात, तो मानो आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई इसमें। अब इसके उदाहरण और देखते हैं। सॉरी, उदाहरण के माध्यम से तथ्य बात की क्या होती है, पुष्टि। सॉरी भैया, उदाहरण अलंकार है, सॉरी उदाहरण अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से तथ्य बात की क्या होती है, पुष्टि, ठीक है। उदाहरण देकर हम क्या होते हैं, बात की पुष्टि करते हैं, वहां पे क्या होता है, उदाहरण अलंकार होता है। जैसे यो रहीम जस होत है उपकारी के संग बाट वारन को लगे जो मेहंदी के रंग, ठीक है भाई, क्या है यहाँ पे, उदाहरण अलंकार है। अब है विभावना अलंकार। ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है। बिना कारण के जहां भी कोई कार्य हो जाता है वहां पे क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जहां पे कुछ भी कारण नहीं होता लेकिन क्या है, हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है, वहां पे विभावना अलंकार होता है। जैसे विनु पद चले सुने बिनु काना, ना तो पैरों से चला ना उसने कानों से सुना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ठीक है। और क्या अलग अलग प्रकार से क्या सभी काम कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया। अगला है भाई भ्रांतिमान अलंकार और संदेह, ठीक है, मैंने दोनों एक साथ लिख रखे हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखो भ्रम जहाँ होता है, ठीक है, वहाँ पे भ्रांतिमान होता है, और संदेह में आपको पता है संदेह अलंकार। भ्रम का मतलब था टूटना, जहाँ पे टूटता है कुछ ना कुछ, ठीक है, और जिसकी स्थिति क्या सदैव बनी रहती है वहाँ संदेह अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कपि कर हृदय विचारी दिही मुद्रा डारी तब, ठीक है,
जानी अशोक अंगार हरिश उठे कर गे है। अब देखो सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे क्या है, संदेह, ठीक है, उसको क्या है, संदेह होने लग रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है, भ्रम हुआ है उसको। अगला है मानवीकरण अलंकार। प्रकृति की तुलना मनुष्य के रूप में होती है। जहाँ पर भाई प्रकृति जो है हमारी, ठीक है, उसकी तुलना मनुष्य से की जाती है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे वीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। क्या भाई, वीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति की तुलना मनुष्य के रूप में हुई है। अब हमारा क्या आ गया, छंद, ठीक है। छंद देखो भाई, पहले हम कर रहे हैं दोहा, ठीक है। जो दोहा छंद है, ठीक है, उसमें क्या है, 13 और 11 पर यति होती है, यानी टोटल 24 मात्राएं उसमें होती है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, तन की छाई परे श्याम हरित दुही होए। और आप सभी को बता दूं, मैं ये जो हमारा काव्य शास्त्र है, मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो भी हमारा काव्य शास्त्र है वो संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा रीतिकाल है वो भी क्या है, हमारी संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है। और रीतिकाल का और जो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वो रीति काव्य, ठीक है, और हमारा भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको रीतिकाल के बाद ही भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र करवाने जा रही हूँ, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, दोहा में हो गया 13-11 की यति, 13-11 पर क्या होती है, यति होती है इसकी, ठीक है। अब देखो चौपाई 16-16 मात्राएं होती है चौपाई में, 4 पद होते हैं 16-16 मात्राओं के, ठीक है। अब देखो मैं लिख रखा, जैसे ये रू लिखते हैं इसमें 2 मात्रा लगती है, ये रू लिखते हैं उसमें 1 लगती है, और जहाँ पे आधा और या होता है उसमें 2 मात्रा, तो इसमें 1 होती है, ठीक है। बंदो गुरुपद पदमु परागा न सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुर्मिय चरुण चारु सज्जन सकल भव परिवारा। ये क्या है, चौपाई है। अब सोरठा में क्या है, सोरठा आप सभी को पता है दोहा का क्या उल्टा होता है, 11-13, 11-13 होती है, पहले में 11, दूसरे में 13, 11-13, ठीक है। सुनु केवर के बेन प्रेम लोटे अटपटे बिहसे करुणाए चितेन जानकी लखन तने। अब है वर्णिक, उसमें क्या होती है, वर्णों की क्या होती है, गिनती होती है, वर्ण की गिनती की जाती है, क ख ग घ गड़, ठीक है। अब देखो क्या है, इंद्रवर्जा है, ठीक है। जो इंद्रवर्जा है, देखो 2-2-2-1 2-2-2-1 वो 1-2, इसमें ये जो मैं नया ग्रंथ विलोकता भाता मुझे सी नव फिकाता, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा आ गया रीति संप्रदाय। रीति का मतलब क्या होता है, परंपरा, ठीक है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वामन है। और वामन की पुस्तक का क्या नाम था, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, ठीक है। अब देखो काव्य के गुण, वामन ने रीति संप्रदाय में काव्य के गुण दिए हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद, ठीक है। जो ओज होता है वो स्फूर्तिदायक होता है, जोश आ जाता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला। तो माधुर्य में मधुरता होती है, प्रेम होता है, सौंदर्य होता है। और प्रसाद में क्या होता है, प्रसन्नता होती है, कोमलकांत पदावली होती है प्रसाद में, प्रसाद गुण में। इनका कथन है विशिष्टता पद रचना रीति। ये किसने कहा है, ये किसका कथन है, वामन का है। विशिष्टता पद रचना रीति, ये किसका है, वामन का है भाई। अब देखो रीति के भेद, ठीक है, रीति के भेद देखते हैं। वैदर्भी रीति, गौड़ीय रीति, पांचाली रीति। वैदर्भी रीति क्या होती है, माधुर्य होती है, ये श्रेष्ठ है और सभी गुण है इसमें। जो वैदर्भी रीति है ये क्या होती है, माधुर्य क्या होता है, इसमें होता है, प्रमुख होता है ये, और ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसी वैदर्भी रीति जो है उसमें सभी गुण विद्यमान है। गौड़ीय में क्या होता है, ओज, जो ओज गुण है वो हमारा गौड़ी रीति में होता है। और पंचाली में क्या था, कोमलकांत पदावली यानी प्रसाद रस, जो प्रसाद गुण है वो पांचाली रीति में होता है, ठीक है भाई। तो रीति के 3 भेद है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली, ठीक है। वैदर्भी में माधुर्य प्रमुख होता है, गौड़ी में ओज प्रमुख होता है, पांचाली में प्रसाद गुण प्रमुख होता है, ठीक है।
और जो वैदर्भी रीति है वही सबसे श्रेष्ठ है और सभी गुण उसी में विद्यमान है। अब देखो, सॉरी भाई, कहाँ पहुंचे। अब देखो लाटी रीति, ठीक है, ये भी एक रीति है लाटी रीति, और इसके प्रवर्तक कौन है, रुद्रट है ये, ठीक है। लाटी रीति पूछी जाती है भाई, लाटी रीति के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, रुद्रट है भाई इसके प्रवर्तक, ठीक है। और ये अपनी बुक में दे रखा है, जो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ते हैं उसके अंदर ये दे रखा है। तो लाटी में देखो माधुर्य और प्रसाद होता है, जो माधुर्य गुण और प्रसाद गुण होता है वो लाटी में होता है, और इससे पहले जो हमने किया है उसमें प्रसाद अलग है, माधुर्य अलग है, ठीक है भाई, और ओज गुण अलग है। अब देखो इसमें वैदर्भी रीति भी आ जाती है और पांचाली रीति भी आती है। आप सभी को पता है वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण होता है और पांचाली में क्या होता है, प्रसाद होता है, ठीक है। तो लाटी रीति के अनुसार दो रीतियां आ जाती है, वैदर्भी और पांचाली, ठीक है भाई। और लाटी रीति के प्रवर्तक कौन थे, रुद्रट थे। अब देखते हैं काव्य दोष, जो भी प्रमुख है मैंने वो करवा रखे हैं, ठीक है, नोट्स के अकॉर्डिंग। काव्य दोष में देखते हैं शब्द दोष। शब्द दोष क्या होता है, उसमें देखो श्रुति कटुत, अश्लीलतव, क्लिष्टतव, अधिपदतव, ठीक है, न्यून पदतम, पुनरुक्ति दोष, अप्रतीत दोष, जिसमें ये सभी आते हैं वो शब्द दोष कहलाता है। अर्थ दोष ग्राम्य, अश्लील, पदच्युत, दुष्कर्मत्व, ठीक है, शास्त्रों में क्या होता है, विरोध होता है, इसमें ये होते हैं अर्थ दोष, ठीक है। अब देखो रस दोष मम्मट ने माने हैं, और कितने माने, 10, ठीक है। आगे भाई ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भाई ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है, ठीक है। और इनकी प्रतिपाद्य पुस्तक का क्या नाम है, ध्वन्यालोक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है और इनकी पुस्तक का नाम ध्वन्यालोक है, ठीक है। ध्वन्यालोक पर लिखी गई टीका कौन सी है, ध्वन्यालोक लोचन, और इसके लेखक है, इसके प्रवर्तक है अभिनव गुप्त, ठीक है भाई। जो ध्वन्यालोक है उनके कौन है प्रवर्तक, आनंद वर्धन, और ध्वन्यालोक लोचन है उसके अभिनव गुप्त है, याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमारी है शब्द शक्तियाँ, ठीक है। अब देख लो भाई, ये ध्वनि संप्रदाय है उसके अंतर्गत क्या आती है, हमारी शब्द शक्तियाँ आती है, ठीक है। कितनी है, 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द की वह शक्ति जिससे उसका सामान्य अर्थ प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। दूसरी है लक्षणा, शब्द की वह शक्ति जिससे उसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उसको क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, ठीक है। अगला है व्यंजना। व्यंजना में क्या भाई, शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है, जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोत्र के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है, ठीक है भाई। आगे है ध्वनि के भेद, ये रहना दो, ये ज़्यादा डीपली है, ये नहीं पूछे जाएंगे पेपर में आपके में। आगे है वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, कुंतक है। पुस्तक कौन सी थी इनकी, वक्रोक्ति जीवतम। वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाद वक्रता, पद पराध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, ठीक है भाई। ये वक्रोक्ति संप्रदाय है, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है, उनकी पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। और वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाद वक्रता, पद पराध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, ठीक है भाई। आगे है औचित्य, और ये हमारा क्या है, लास्ट संप्रदाय है, छठा औचित्य संप्रदाय है। तो इसके प्रवर्तक कौन है, क्षेमेंद्र जी है, ठीक है। क्षेमेंद्र ने 27 भेद माने हैं औचित्य विचार, ठीक है। औचित्य के 27 भेद माने हैं, और इनकी जो रचना है, जो इनकी पुस्तक है उसका क्या नाम है, औचित्य विचार चर्चा। औचित्य का मतलब क्या होता है, जो उचित हो उसको क्या कहते हैं, औचित्य कहा जाता है। अब देखो औचित्य के क्या है, 6 भेद है, लेकिन क्षेमेंद्र ने 27 माने, लेकिन औचित्य के 6 भेद माने गए हैं। पहला है रसोचित्र, अलंकारोचित्र, रीति औचित्य, गुणोचित्य,
संगठन औचित्य और प्रबोधोच्चय औचित्य। ठीक है भाई, यहाँ पे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है भाई। मैंने आपको आपका संपूर्ण काव्य शास्त्र है, हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है, वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग भी आपको करवाऊंगी। लेकिन जो नोट्स के अकॉर्डिंग है, ये लगा लो, ये कहते हैं ना दूध में से मलाई मलाई निकाल के मैंने आपको दिया है, वो मैंने आपको दिया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पेपरों में हमेशा पूछा जाता है, वो मैंने आपको करवाया है। ठीक है भाई, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट है भाई, वो तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या करो, ताकि मुझे पता चल सके भाई आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है या नहीं। ठीक है, और इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।